नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और शुरुआत अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में 20 साल तक चले अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अभियान अब खत्म हो गया है। अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। अमेरिका के सैनिकों के जाते ही तालिबानी आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट को भी अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से दुनिया के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान के पास अमेरिका और दूसरे देशों के बड़ी संख्या में हथियार मौजूद हैं। तालिबान के पास इस वक्त 8000 सेना के ट्रक, 600 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान मौजूद हैं। ये वो आधुनिक और घातक हथियार हैं जिसे अमेरिका ने अफगान सेना को मुहैया कराया, जिस पर अब तालिबान चढ़ बैठा है और अपनी नई ताकत की नुमाइश कर रहा है। मतलब ये कि इस वक्त तालिबान अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर बैठा है और एक अनुमान के मुताबिक करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की कीमत के हथियार इस वक्त तालिबान के पास मौजूद है। सवाल यह है कि इन हथियारों का तालिबान किस तरह से इस्तेमाल करेगा। और ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह जश्न मनाया जा रहा है जब आखिरी विमान अमेरिका का काबुल एयरपोर्ट से वो चला गया। उसके बाद हवाई फायरिंग की गई तालिबानी लड़ाके जो है उनकी ओर से और जश्न मनाया गया। ये जश्न की ही तस्वीरें हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हथियार अब कब्जे में आए हैं तालिबान के, जो अमेरिकी सेना के हथियार हुआ करते थे, उनका अब किस तरह से ये इस्तेमाल करने वाला है तालिबान। क्या वो दहशतगर्दी को पनाह देने के लिए उन हथियारों का इस्तेमाल करेगा। 6 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार इस वक्त तालिबान के हाथ में है और ये सोचने वाली बात है कि अब किस तरह से वो उसका इस्तेमाल करने वाला है। तालिबान के पास अमेरिकी हथियारों का जखीरा है। द संडे टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के पास 8000 सेना के ट्रक, 800 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 115 बारूद रोकने वाली गाड़ियां और 42,000 से ज्यादा ट्रक और एसयूवी शामिल हैं। यानी कि लगातार कई ऐसे हथियार हैं, कई ऐसी गाड़ियां हैं, कई ऐसे हॉक हेलीकॉप्टर से जो इस वक्त तालिबान के हाथ में लग गए हैं। और अब सवाल यही उठता है, क्योंकि ये पूरा विषय अब चिंता का विषय बन चुका है कि आखिर किस तरह से वो इनका इस्तेमाल करेगा। तो आपको बता दें कि तालिबान को अमेरिकी हथियार हाथ लगे हैं। इससे पहले भी हमने एक खबर आप तक पहुंचाई थी और अब यहां पर सवाल यही उठता है कि आखिर वो इनका इस्तेमाल किस तरह से करेगा। क्या दहशतगर्दी फैलाने के लिए वो इनका इस्तेमाल करने वाला है। तालिबान के पास अमेरिकी हथियारों का बहुत सारा जखीरा मौजूद है और द संडे टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के पास 8000 सेना के ट्रक हैं, 800 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, 115 बारूद रोकने वाली गाड़ियां हैं और 42,000 से ज्यादा ट्रक और एसयूवी शामिल हैं। यानी कि अब ताकत भी हाथ लग गई है तालिबान के हाथ। लेकिन इन हथियारों का किस तरह से वो इस्तेमाल करने वाला है, ये सोचने वाली बात है और ये एक चिंता का विषय भी है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जो लगातार आतंक को पनाह देता आया है वही तालिबान अब इन हथियारों के जरिए क्या दहशतगर्दी फैलाने में उनकी सहायता लेगा या फिर किस तरीके से वो इस्तेमाल करता है इन सभी हथियारों का। ये पूरी दुनिया के लिए एक प्रश्न चिन्ह छोड़ गया है, क्योंकि तालिबान के हाथ अब कई करोड़ के अमेरिकी हथियार लग गए हैं, जिसमें तालिबान के पास बताया जा रहा है कि 8000 सेना के ट्रक हैं, 800 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, 115 बारूद रोकने वाली गाड़ियां हैं और 42,000 से ज्यादा ट्रक और एसयूवी शामिल हैं। वहीं हॉक हेलीकॉप्टर्स भी उनके पास मौजूद हैं। 85% से ज्यादा देशों के बराबर उनके पास हॉक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। वहीं तालिबान के हाथ लगे हथियारों को लेकर पूरी दुनिया अब चिंता में है। एक हफ्ते पहले ही अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने अफगानिस्तान मामले में बाइडेन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था। रिपब्लिकन पार्टी के नेता जिम बैंक्स ने दावा किया कि बाइडेन सरकार की गलती की वजह से तालिबान को करीब 6 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के अमेरिकी सेना के हथियार मिल गए हैं। जिम बैंक्स ने दावा किया था कि दुनिया के 85% देशों के पास उतने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नहीं है जितने की तालिबान के पास हो गए हैं। और वाकई ये एक चिंता का विषय है कि आखिर अब इन हथियारों का, इन गाड़ियों का, इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल वो किस तरह से करने वाला है। 600 से ज्यादा करोड़ के आसपास के हथियार इस वक्त अमेरिकी हथियार जो हैं वो अफगानिस्तान के तालिबान के हाथ में लगे हैं। We now know that due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American
military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. और अफगानिस्तान के पूर्व सांसद अब्दुल जाजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अब्दुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका। खबरें आप भी सुन रहे होंगे लगातार, जहां पर कई करोड़ के जो अमेरिकी हथियार हैं वो इस वक्त तालिबान के हाथ लग गए हैं। ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है दुनिया के लिए? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आपने बिल्कुल सही फरमाया, वो जो एसेट है उसको ये 86 अरब डॉलर का जो आर्म्स एंड एमुनिशन है अभी तालिबान के पास वो रह गया है और उसके हाथ में है। दूसरा है कि जो बाइडन ने जिस हिस्टोरिकल मिस्टेक किया है, गलती किया है, वो तो मेरे हिसाब से अफगानिस्तान के जो लोग हैं बल्कि पूरी दुनिया से माजरत और एक्सक्यूज चाहिए कि वो माजरत अफगानिस्तान लोग से और सब दुनिया से माजरत चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा गलती किया है। और अभी जो है ना, हालात जो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक है, आज जो उसका लीडर है मौला हिबतुल्लाह, तालिबान का लीडर है, वो आज काबुल पहुंचने वाला है। और ये भी अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन ये है कि वो अफगानिस्तान में नहीं है, किसी दूसरे पड़ोसी मुल्क से वो अफगानिस्तान में आएंगे। तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि इतना बड़ा आर्म्स एमुनिशन में अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ में आना ये वो नहीं है, ये कोई इतना अच्छा खबर नहीं है। जी अब्दुल साहब, जो हथियार इस वक्त तालिबान के हाथ में लगे हैं वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं पूरी दुनिया के लिए, और खासतौर पर अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो अभी तो उसके पास वो नहीं है, इतनी टेक्निकल लोग नहीं है। आपने जो देखा है पूरा जो इसका एक डेटा है, जितना टैंक है, जितना वो जहाज है और जितना और भी वेपन्स है, हीवी वेपन्स है, तो उसके पास टेक्निकल लोग तो नहीं है। मेरे हिसाब से तो अभी तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को भी, और मगर आने वाले जो टाइम है उसके लिए तो बिल्कुल कंसर्न होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि आपने खुद बता दिया है अपनी न्यूज़ पे कि 86 मुल्कों के पास इतना बड़ा वो नहीं है हेलीकॉप्टर व आर्म्स और एमुनिशन। ये वो आर्म्स और एमुनिशन है कि दुनिया में जो सबसे अपडेट टेक्नोलॉजी है उसे बनाई हुई है, और ये इसके हाथ में आना ये मेरे हिसाब से इतना वो नहीं है, अच्छी खबर फिर भी कहूँगा कि नहीं है। जी अब्दुल साहब, अब किस तरह से अफगानिस्तान को आप देखते हैं, क्योंकि अमेरिका सेना वहां से छोड़कर चली गई है, अब क्या करेगा तालिबान अफगानिस्तान में? क्या जो दावा करता है 20 साल पहले वाला वो तालिबान नहीं है, आपको क्या लगता है? तो मेरे जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक है, और वहाँ जो मेरी कांटेक्ट है अफगानिस्तान में, स्पेशली काबुल में जो वो कैपिटल है, और वहाँ 8 से लेकर 9 मिलियन लोग वहाँ उसके जिंदगी करती है, लाइफ करती है। तो उसके से जो मेरे वो है इंफॉर्मेशन है उससे बात कर रही हूँ रेगुलर बेस पे। ये जो अभी तकरीबन 18 दिन हो चुकी है कि वो आया है और पूरा अफगानिस्तान और स्पेशली काबुल को उन्होंने कैप्चर किया है, तो अभी तक कोई इतना वो नहीं है कि किसी को ज्यादा से ज्यादा वो तंग करे। तो उसका जो लीडरशिप है और उसका जो वो है तालिबान का जो सीनियर अथॉरिटी है, वो तो ये कह रही है डेली बेस पे बहुत से लोगों से मिलते हैं, आम लोगों से मिलते हैं। कल ने जो मैंने अपना न्यूज़ देख लिया है अफगानिस्तान के जो चैनल्स है, उसको उन्होंने जो जितना फौज की जनरल्स थी और सीनियर अथॉरिटीज की सबको उन्होंने इनवाइट किया है, और उसको ये नहीं बता दिया है कि हम आपको दोबारा लाएंगे और हम ये चाहती है कि हम एक ऐसा फौज बनाती है कि इस पूरा खत्े में उसका वो नहीं नज़ीर नहीं हो, मिसाल या एग्जाम्पल नहीं हो। तो अभी तक तो उसका जो वो लैंग्वेज है जो लोगों के साथ है और जो इंटरनेशनल जो मीडिया के साथ है, तो उसका तो लैंग्वेज बहुत वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है।
मगर इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि मेरा जो जितना स्टडी है इस लोगों के साथ, क्योंकि मैं 96 से लेकर 2001 तक जो 5 साल उन्होंने रोल किया है काबुल पे, तो मैं उस वक्त भी काबुल में थी और उसकी हुकूमत का मैं एक खुद गवाह हूँ। तो अभी उससे बहुत फर्क तो आया है, इसमें कोई शक नहीं है टिल दिस मोमेंट दैट वी आर टॉकिंग। बट जो उसका सीनियर अथॉरिटी है उसमें तो वो है मेरे ख्याल में जो जनरल एमनेस्टी ऐलान किया, अनाउंस किया, उस पर तो अमल कर रही है। मगर वो जो नीचे वाले लोग हैं, नीचे वाले जो लोग हैं, वो जो हम उसको सोल्जर कह सकते हैं, जो भी नाम दे सकते हैं उसको। जी तो बिल्कुल। उसके पास अब्दुल साहब, एक और सवाल है यहाँ पर, पंजशीर के रोल को आप किस तरह देख रहे हैं? अमरुल्लाह साले वहाँ पर क्या कर सकते हैं? उनका जो रोल है पूरे अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि एक ऐसा ही इलाका है पंजशीर जिसको अभी तक तालिबान अपने कब्जे में नहीं कर पाया है, तो किस तरह से आप पंजशीर को देखते हैं? ठीक है, अगर हम ये हिस्ट्री को देख ले, पंजशीर को हिस्ट्री को देख ले, तो जो लास्ट टाइम भी 96 में भी जो अफगानिस्तान को तालिबान ने कैप्चर किया है, तो पंजशीर वाज एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल 34 प्रोविंसेस। अफगानिस्तान में 34 प्रोविंसेस है, जो एक ही है पंजशीर अभी प्रोविंस है जो वो तालिबान के हाथ में नहीं है। मगर मेरे जो इंफॉर्मेशन है, तालिबान पंजशीर में एंटर हो चुकी है, इसमें कोई वो नहीं है, शक नहीं है। मगर ये उसका जो आ रही है, जो स्पोकमैन वगैरह जो बात कर रही है, वो उसका ये यानी कि आपका ये कहना है कि पंजशीर में तालिबान की एंट्री हो चुकी है, ये कहना है अब्दुल जजई जो पूर्व अफगान सांसद थे, हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना है कि पंजशीर में तालिबान, उनकी जानकारी के हिसाब से, उनकी खबरों के हिसाब से, पंजशीर में जहां अभी कहा जा रहा था कि अभी तक तालिबान का कोई कब्जा नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि वहां पर एंट्री हो चुकी है तालिबान की। और अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के जाने के बाद तालिबान ने जमकर जश्न मनाया। काबुल एयरपोर्ट पर भी अब तालिबान का कब्जा हो गया है। खबर है कि एयरपोर्ट पर कब्जे के बाद जबीहुल्लाह मुजाहिद ने तालिबान की सेना बदरी ब्रिगेड को संबोधित किया, जिसमें उसने अमेरिकी कब्जे से आजादी का ऐलान किया है। तो आपको बता दें कि अमेरिकी सेना छोड़कर चली गई है। हालांकि 31 अगस्त जो थी वो तालिबान की ओर से डेडलाइन घोषित की गई थी, लेकिन 24 घंटे पहले ही अमेरिकी सेना का विमान वहां से नागरिकों को लेकर निकल चुका है। और अब आपको बता दें कि सेना बदरी ब्रिगेड को संबोधित करते हुए जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अमेरिकी कब्जे से आजादी का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट से कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में तालिबान के लड़ाके एयरपोर्ट पर घूमते हुए नजर आए। पूरे एयरपोर्ट पर तालिबान लड़ाके तैनात दिखे। तालिबान ने दावा किया है कि काबुल एयरपोर्ट पर अब पूरी तरह से उनका कब्जा हो गया है। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप तालिबानी लड़ाके अब गश्त करते हुए देख सकते होंगे। इससे पहले जो काबुल एयरपोर्ट की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर सिर्फ लोगों का जमावड़ा था। जो अफगानी नागरिक थे, जो विदेशी नागरिक थे, वो वहां तक पहुंच रहे थे। लेकिन अब सब कुछ वहां पर खाली हो चुका है, क्योंकि अमेरिकी सेना वहां से अब जा चुकी है। और तालिबानी लड़ाके झूमते गाते फायरिंग करते हुए आपको अब आराम से वहां काबुल एयरपोर्ट पर दिख जाएंगे। अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने से पहले ही अफगानिस्तान में आतंक राज की वापसी नजर आने लगी है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही ऐसे ऐसे आतंकियों के चेहरे कैमरे में कैद होने लगे हैं, जिनकी झलक दशकों से किसी को नहीं दिखी थी। ऐसी ही एक आतंकी का नाम है डॉक्टर अमीन उल हक, जो किसी जमाने में ओसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज हुआ करता था। वो सिर्फ लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज ही नहीं था, बल्कि अलकायदा का कमांडर होने की वजह से भी अमेरिका के निशाने पर था। अमीन उल हक अपने शहर नांगरहार में पूरे लाव लश्कर के साथ लौट आया है। गाड़ी में बैठे अलकायदा कमांडर की तस्वीरें जब कैमरे में रिकॉर्ड हुई, तो उसने बाकायदा गाड़ी का शीशा नीचे किया और शान से अपना चेहरा दिखाया। फिर कुछ लड़ाके उसके पास पहुंचे और उसके साथ सेल्फी लेने लगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो ऐसे आतंकी जो चेहरे कई वक्त से बिल्कुल भी नहीं दिखे थे, अब वो सामने आने लगे हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह ये ओसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और इसका नाम है डॉक्टर अमीन उल हक।
तालिबान की ओर से बार बार दावा किया जा रहा है कि इस बार वो पिछली बार से अलग है। इस बार तालिबान 2.0 की बात की जा रही है, यानी बेटर वर्जन की। तालिबान कुछ भी दावे करे, लेकिन उसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है ये आपको अगली तस्वीर से पता चलेगा। अब आपको तालिबान के गणतंत्र की ये तस्वीर दिखाते हैं। अफगानिस्तान के पत्रकार ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में एंकर के सामने तालिबान का एक नेता इंटरव्यू देता नजर आता है और उसके पीछे कई सारे हथियारबंद आतंकी दिख रहे हैं। पत्रकार ने ट्वीट किया कि ये इंटरव्यू देने का तालिबानी स्टाइल है। गन पॉइंट पर इंटरव्यू की ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने देखी हों। यही वजह है कि अफगानिस्तान की जनता तालिबान के वादों पर यकीन नहीं करती है। तालिबान की तरफ से लगातार लोगों से नहीं डरने की अपील की जा रही है, लेकिन उसका असली चरित्र इन तस्वीरों से सामने आ गया है। इसी बीच पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने तालिबान की खुलकर तारीफ की है। शाहिद अफरीदी का कहना है कि इस बार चीजें काफी बदली हुई नजर आ रही हैं। तालिबान औरतों को काम करने दे रहा है और क्रिकेट को भी पसंद कर रहा है। अफरीदी इससे पहले भी तालिबान को लेकर सकारात्मक बयान दे चुके हैं। आए हुए हैं इस वक्त और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हुए हैं। ये चीज़ हमें पहले नज़र नहीं आई और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती, लेकिन श्रीलंका में मेरे ख्याल में कोविड की सिचुएशन ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से सीरीज नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार तालिबान का कब्जा अब अफगानिस्तान पर पूरा छा गया है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में जो रहते हैं और तारीफ वो तालिबान की लगातार करते आए हैं, और उसमें ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी का नाम भी अब सामने आ गया है, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रहे हैं। ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने तालिबान की अब खुलकर तारीफ कर दी है। इससे पहले भी वो तालिबान को लेकर अपना सकारात्मक रुख दिखाते आए हैं और शाहिद अफरीदी का कहना है कि इस बार चीजें काफी बदली हुई नजर आ रही हैं। तालिबान औरतों को काम करने दे रहा है, क्रिकेट को भी पसंद कर रहा है, और आपने सुना भी उनको कि किस तरह वो तारीफ कर रहे हैं तालिबान की। और तालिबान अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं वो भी तस्वीरें हमने देखी, जहां पर लगातार उनकी ओर से फायरिंग की जा रही थी। इससे पहले किस तरह दहशतगर्दी वहां पर फैलाने की कोशिश की जा रही है और खुद की छवि सुधारने की भी एक कोशिश तालिबान की ओर से हो रही है। हालांकि वो दावे और भरोसे बहुत सारे देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल। और यही वजह है कि वहां के अफगानी नागरिक जो वहां खुद मौजूद हैं, जो तालिबान के शासन को देख रहे हैं अभी से, वो उनको यकीन हो गया है कि ये 20 साल पहले जो तालिबान थे वही तालिबान आज भी हैं। और यही वजह है कि जो अफगानी नागरिक वहां पर मौजूद हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं किसी भी तरह। और काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर भी हमने देखी, लेकिन ऐसे लोग जो बाहर रहते हैं अफगानिस्तान से, जिन्होंने तालिबान का शासन उतने करीब से नहीं देखा है, वो लगातार तारीफ भी करते आ रहे हैं तालिबान की, जिसमें शामिल है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी, जिन्होंने जमकर तारीफ की है तालिबान की। शाहिद अफरीदी का यह कहना है कि इस बार चीजें काफी बदली नजर आ रही हैं, जहां पर तालिबान ने अब औरतों को भी काम करने दिया है, पॉलिटिक्स में भी उनको शामिल किया जा रहा है और क्रिकेट को भी पसंद किया जा रहा है। अफरीदी इससे पहले भी तालिबान को लेकर सकारात्मक बयान दे चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने यही किया है। और तालिबान ने अफगानिस्तान में किस तरह के हालात पैदा किए हैं वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। इसी बीच अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया, अफगानिस्तान अमेरिका के बैग में पैक होकर नहीं गया है, हमारा देश अभी भी यही है, नदियां अभी भी बह रही हैं, पहाड़ अपनी जगह पर मौजूद हैं। तालिबान के लड़ाकों को यहाँ के लोग पसंद नहीं करते और इसी वजह से वो देश छोड़कर जाना चाहते हैं। अगर सुपर पावर मिनी पावर बनना चाहता है तो ये भी सही है। मुसलमानों के धार्मिक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने मुस्लिम लड़कियों के बारे में एक विवादास्पद फरमान जारी किया है, जिस पर बहस गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के एहतेशाम खान की खबर है कि जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि ऐसी मुस्लिम लड़कियों की तादाद बढ़ रही है जो अपना धर्म छोड़ रही हैं। मौलाना अरशद मदनी के मुताबिक मुस्लिम लड़कियां अपना धर्म इसलिए छोड़ रही हैं क्योंकि उनको अपने धर्म का सही ज्ञान नहीं है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से लड़कियों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज खोलने की अपील की।
ताकि वहां उन्हें धार्मिक शिक्षा भी दी जाए। मौलाना मदनी की दलील है कि कुछ गैर मुस्लिम लड़के मुस्लिम समुदाय की लड़कियों से संगठित तौर पर शादी कर रहे हैं और इसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। और अब बात यूपी की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मौलाना के बयान को मुस्लिम तुष्टीकरण वाला बताया है। मौर्य ने कहा है कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन उसी बीच जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने विवादित बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि को एजुकेशन पर कहा कि लड़के और लड़कियों को एक साथ नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम साहब मौजूद हैं। सर, मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग स्कूल में भेजना चाहिए, जबकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। देखिए, जो भी जैसा इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण के राजनीति की जा रही है और उसके कारण से इस प्रकार की बातें की जाती हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और भारत को कोई अफगानिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। भारत के अंदर तालिबानी सत्ता नहीं है। यहाँ भारत के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ जिस प्रकार से दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत भी आगे बढ़ेगा। सर, सानिया मिर्जा जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, ये बार बार कहते हैं कि चूंकि कहा जाता है यहाँ बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि अलग अलग भेजिए। बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, ये हमारा नारा है। बाकी जो कहते हैं उनको कहने दीजिए। कार्रवाई होगी सर ऐसे लोगों पर? निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। जो समाज में इस प्रकार का विष घोलने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जमीयत उलेमाए हिंद के इस बयान पर घमासान मच गया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। ये हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। और जो लोग शरीयत के डंडे को चला करके संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश करते हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। और ये लोग उस तरह की मानसिकता के हैं, ऐसे लोग जो लड़कियों की स्वतंत्रता के खिलाफ हैं, लड़कियों के एजुकेशन के खिलाफ है, और ये तय थोड़ी करेंगे कि बच्चियाँ को एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में जाएंगी या जो है कहीं और जाएंगी। ये तय नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि इस तरह की विकृत मानसिकता को इस देश ने कभी नहीं एक्सेप्ट नहीं किया है और न कभी एक्सेप्ट करेगा। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने इसे तालिबानी सोच और विचारधारा का बयान बताया। जिस तरह मौलाना अरशद मदनी ने बयान दिया, उस पर क्या कहेंगे? बहुत शर्मनाक बयान है जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से, और इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। ये तालिबानी विचारधारा को साफ दर्शाता है कि जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है, जहां पर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश में 11-11 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। इतने बड़े 130 करोड़ लोगों में वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जहां सेना में हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, जहां हमारी महिलाएं तमाम डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वहां पर इस तरह का बयान देकर तालिबानी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम जो किया है जमीयत उलेमाए हिंद ने, ये निंदनीय है। और ये साफ हो गया कि यहाँ पर दो विचारधारा हैं। एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, एक महिला सम्मान की विचारधारा है, एक महिला अपमान की विचारधारा है, एक तालिबान की विचारधारा है। तो ये साफ हो गया, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी जरूरत है। हम अपने धर्म के भी लोगों को कह रहे हैं कि लड़कियों और लड़कों को एक साथ स्कूल में ना भेजें। देखिए, मुझे लगता है कि ये ज्ञान का अभाव है। खाली दाढ़ी रख लेने से, टोपी लगा लेने से ये नहीं, कोई बहुत बड़ा मौलाना नहीं हो जाता है। मौलाना जो होता है वो शिक्षा से होता है, इल्म से होता है। तो इल्म की कमी है उनके पास में, राजनीतिक परिपक्वता वही नहीं है। जिन लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं वो भी नहीं है, क्योंकि इस बयान में साफ है कि वो तालिबानी विचारधारा को बता रहे हैं कि हम तालिबानी विचारधारा लाना चाहते हैं अपने समाज के लोगों के लिए। इस मुद्दे पर बीएसपी का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। धार्मिक संस्थाओं का काम धर्म के उन पहलुओं को समझाना है जिससे सद्भाव और शांति पैदा हो। जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था का सवाल है, वो हमारे सरकार में हमारे जो लोग नीतियाँ तय करते हैं सरकार की, उनके द्वारा दिए गए संचालित विचार उनसे गाइडेड रहती है। तो उन पर न जाकर सरकार को भी चाहिए और इन लोगों को भी चाहिए एक दूसरे के उसमें हस्तक्षेप न करें। समाजवादी पार्टी ने मौलाना अरशद मदनी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश बहुत आगे जा चुका है और बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं माना जाता है।
क्या कहेंगे अरशद मदनी के बयान पर, उनके संगठन के बयान पर कि महिलाओं की अश्लीलता पर सवाल उठा और कहा कि अलग अलग एजुकेशन होना चाहिए? देखिए, मदनी साहब क्या बोल रहे हैं, उनका अपना संगठन है, धार्मिक संगठन है, लेकिन दुनिया बहुत आगे चली गई। हम लोग बेटी में बेटे को देखते हैं और पूरी दुनिया में महिलाएं, लड़कियां कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही हैं, तरक्की कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनके अपनी सोच हो सकती है। अब दुनिया दूसरी तरफ जा रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिसमें अनैतिकता है, अश्लीलता है, तो लोगों को नसीहत लेनी चाहिए। अपने धर्म के भी लोगों को कह रहे हैं कि अलग अलग एजुकेशन हो, लड़कियों को अलग भेजें, लड़कों को अलग भेजें। तो समाज बहुत आगे जा चुका है। मुझे लगता है कि अलग अलग भेजने की जरूरत नहीं है, परवरिश अच्छी होनी चाहिए, संस्कार अच्छे देने चाहिए। और अब बात बारिश की। दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में आज सुबह से हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से घर से निकलने वाले लोगों के लिए अब परेशानियां बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल पैदल चलने वाले लोगों को हो रही है। वहीं सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाके दरिया बने हुए नजर आए। वहीं पानी भरने की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई। अचानक बदले मौसम का ऐसा असर दिखा कि लगा मानो दिन में रात हो गई हो। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली में किस तरह झमाझम बारिश हो रही है और धीरे धीरे अब सड़कों पर पानी भरता हुआ भी नजर आ रहा है। उसी की ये तस्वीरें हैं। ये दिन है लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो शाम हो गई हो, सूरज ढल गया हो। जहां एक और गर्मी हो रही थी, उसकी वजह से जो बारिश हुई है थोड़ी राहत जरूर मिली है उस गर्मी से, लेकिन लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। दिल्ली में सुबह से हो रही तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। कई जगहों पर हालात ये हो गए हैं कि कई फुट तक पानी भर गया है। और इस बीच एम्स फ्लाईओवर के पास से एक तस्वीर सामने आई, जिसमें पानी भरने की वजह से वहां खड़ी एक बाइक पानी में बहती हुई नजर आई। ये देखिए तस्वीरें, दिल्ली एम्स की ये तस्वीर है। दिल्ली एम्स के ऊपर जो फ्लाईओवर है उसकी तस्वीर है। नीचे देखिए किस तरह से पानी लबालब भरा हुआ है। गाड़ियां वहां से आना जाना कर रही हैं क्योंकि मजबूरी है लोगों की, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और ये बाइक देखिए किस तरह से लहराती हुई पानी में झूमती हुई दिख रही है। किस तरह से पानी का तेज बहाव, थोड़ी सी ही बारिश में वहां पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, दिल्ली में बारिश ने क्या हाल मचाया है। मूसलाधार बारिश हुए, अभी आधे घंटे का भी समय नहीं हुआ है और ये तस्वीरें, भैया खराब हो गया ऑटो? हाँ, पानी से बंद हो गया जी। पानी से बंद हो गया, तो ये बाइक ऑटो सब खराब होते जा रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ एम्स फ्लाईओवर के नीचे की। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से गाड़ियां जो है, आपको किसी गाड़ी के टायर नजर ही नहीं आएंगे। ये गाड़ियां देखिए आप किस तरीके से आगे बढ़ रही है। और ये पानी की जो स्थिति बनी हुई है इस पूरे डाइवर्जन रोड पे, यानी कि अगर आप आईएनए से एम्स की तरफ आ रहे हैं तो कोई चांस ही नहीं है कि आप इस जल भराव से बच सके। पानी का लेवल आप देखिए किस तरीके से पानी जो है वो बढ़े जा रहा है। मैं आपको एक तस्वीर उधर पीछे की दिखाना चाहती हूँ, जहाँ बाइक बिल्कुल डूबने को तैयार है। जो बाइकर है वो वहीं खड़े हैं, पर पानी के बहाव के चलते ये गाड़ी को यहीं लगा कर खड़े हैं। और अब ये बाइकें खराब हो चुकी है क्योंकि अंदर तक पानी जो है वो भर चुका है। यहाँ से आगे की तस्वीर के लिए अगर हम आपको आगे की तस्वीर दिखाएं तो पहले तो ये गाड़ियां जो यहाँ से जा रही हैं आप देखेंगे कि एक ही लेन में होकर जा रही है क्योंकि दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। उस तरफ आप देखेंगे कि जहाँ तक ईंटें लगी हुई है वहाँ तक पानी जो है वो छुआ। ये पूरा जो तिकोना बनाया हुआ है उसके लेवल तक पानी छू रहा है। जब गाड़ियां आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है मानो नदियों से, समंदर से या तालाबों से ये गाड़ियां आ रही हैं। इस कदर पानी यहाँ एम्स फ्लाईओवर के पास भरा हुआ है। और ये तस्वीरें हैं महज आधे घंटे बाद की। फ्लाईओवर के नीचे हम मौजूद हैं जहाँ पर तालाब, दरिया जो आप कहें वो यहाँ जल भराव के कारण बना हुआ है। एक शख्स यहाँ पर बाइक के साथ जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ये बाइक अपनी जगह से बहकर पीछे चली गई है और यहाँ से अब इसको आगे की तरफ लगा रहे हैं क्योंकि जहाँ बाइक खड़ी थी वहाँ से तो पीछे पूरे फोर्स के साथ चली गई। बहती हुई बाइक बचा रहे हैं? हाँ, बहती हुई बचा रहे हैं। कहाँ से आए थे? ये आईएनए मार्केट से। यही रुक गए? यही रुक गए बारिश के लिए। बाइक ठीक है या खराब है? बाइक तो ये खराब है, सर्विस सेंटर में ले जा रहे थे, बनाने के लिए ले जा रहे थे। तो कहते हैं कि सर मुडाते ओले पड़ना, बारिश, ये बाइक पहले ही खराब थी जिसे सर्विस सेंटर पर ले जा रहे थे, पर अब वो भी हालात नहीं रही है। पीछे की तस्वीर जरा देखिए, पानी का लेवल ऐसा लग रहा है उफान मार रहा है और
यहाँ मैं पीछे की तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक लेन में गाड़ियां चल पा रही है। कारण साफ है कि पानी इस तरीके से भरा हुआ है कि पूरी सड़क में जो गाड़ियां हैं वो चल ही नहीं सकती। मैं जहाँ खड़ी हूँ आप देखिए, तकरीबन मेरे घुटनों तक यहाँ पर पानी है, घुटनों से जरा नीचे तक ये पानी यहाँ भरा हुआ है और बार बार ये पानी जैसे ही गाड़ी आती है तो उफान मार रहा है। ये जल भराव की स्थिति है एम्स के पास। एम्स फ्लाईओवर की स्थिति अक्सर बारिश में हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से 4 सड़कें आज इससे प्रभावित दिख रही है, एम्स की तरफ आने वाली आईएनए से जो यहाँ से रूट डाइवर्ट होता है, दूसरी तरफ की तस्वीरें भी ऐसी हैं जो एम्स से आईएनए की तरफ जाती है, तो हर जगह पानी ही भरा हुआ है। दिल्ली में सुबह से हो रही तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। आईटीओ इलाके में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दी। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है और बारिश के बाद लोगों को ट्रैफिक जैम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। इस वक्त आईटीओ पर हम लोग मौजूद हैं और आईटीओ में सुबह के वक्त ये तस्वीरें हैं जब आप देख सकते हैं कि गाड़ियां बिल्कुल रेंगती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ट्रैफिक जैम की समस्या जो है वो हर तरफ देखने को मिल रही है। कई जगहों पर जल भराव हो गया है और इसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो धीमा पड़ गया है। आमतौर पर दिल्ली में जब भी बारिश होती है तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो आपको इस वक्त आईटीओ को देखने मिल रही हैं। आईटीओ पर आप देखिए कि कई किलोमीटर लंबा इस वक्त ट्रैफिक जैम आपको देखने को मिलेगा। सड़क के दोनों तरफ अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो सड़क की दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो देखिए लंबा ट्रैफिक जैम है और सुबह का वक्त है जब लोग घरों से दफ्तरों के लिए निकलते हैं या फिर अपने ज़रूरी काम के लिए निकलते हैं। तो ऐसे में अब लोग इस तरीके से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और इस ट्रैफिक के पीछे की सबसे बड़ी वजह दिल्ली में जो होती है वो है जल भराव। जगह जगह पानी भर गया है और पानी भर जाने की वजह से जो गाड़ियां हैं वो नहीं निकल पा रही हैं। आईटीओ में ही एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, सड़क का दूसरा हिस्सा आप देखिए तो यहाँ देखिए ये पानी जो है वो भरना शुरू हो गया है। सड़क का एक हिस्सा जो है वो पानी में डूब चुका है। ये देखिए कि इस तरह से जो दूसरा हिस्सा है आईटीओ की सड़क का वो इस वक्त आपको पानी में डूबा नज़र आएगा। तो आमतौर पर दिल्ली में जब भी बारिश होती है तो कुछ ऐसी तस्वीरें नज़र आती हैं, जगह जगह जल भराव और ट्रैफिक जैम। तो ये सुबह की तस्वीरें हैं जब अभी चंद मिनट की बारिश हुई है और उसके बाद ये हालात हैं। अब ज़रा सोचिए कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 5-6 दिनों तक लगातार दिल्ली में बारिश की पूरी संभावना है, तो आप सोचिए कि अगर लगातार बारिश होती रही तो कितनी परेशानी बढ़ सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर टोक्यो पैरालंपिक्स में एक और मेडल भारत को हाथ लग गया है। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और अभी भी शानदार प्रदर्शन जारी है। सिंहराज अधाना ने शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक अपने नाम किया है। बड़ी खबर टोक्यो पैरालंपिक्स से जहां पर सिंहराज ने असाधारण प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी फोन कर उनको बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर टोक्यो पैरालंपिक्स से सामने आ रही है जहां पर सिंहराज अधाना ने शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। और अमृत आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमृत, एक और खुशी की खबर और बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे शानदार प्रदर्शन पर सिंहराज के? देखिए पूरा देश खुश है शिवानी, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब मैं पता है पैरालंपिक खेलों में वो खिलाड़ी खेलते हैं जो पूरी तरह फिजिकल फिट नहीं होते हैं। भगवान कहीं ना कहीं थोड़े उनके साथ नाइंसाफी रहती है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है एक से एक हादसे हुए खिलाड़ियों के साथ, उसके बाद भी उनका मनोबल टूटा नहीं, आगे बढ़े, लड़े। और आज ये है कि इतिहास में पहली बार इतना ज्यादा मेडल हमें मिला है 1984 2016 रियो ओलंपिक के बाद, या फिर मैं मेंस अपने हम जो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक खत्म हुआ है उसकी भी बात कर लें, 8 मेडल हो चुके हैं। इतिहास में अब तक भारत के मेडल टैली में कभी भी इतने मेडल एक साथ नहीं देखने को मिले। और विश्वास कीजिएगा शिवानी, ये मेडल अभी खत्म नहीं हुए हैं। अभी कई सारे इवेंट ऐसे हैं जहां पर उम्मीद ये की जा रही है कि भारत इस पदक के रंग को बदलता जाएगा और एक से एक करिश्मा देखने को आपको मिलेंगे। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है अपने खिलाड़ियों की। जी अमृत, और लगातार अभी भी टोक्यो पैरालंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है जहां पर सिंहराज ने आज अपना शूटिंग में असाधारण प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है।